द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए टोटल गणित के 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और ये जो सारे आपके प्रश्न हैं ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें करना आवश्यक है कि यहाँ पर हम लोग जो सुपर टेट की गणित के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसके कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें से हमारा पहला उद्देश्य है हमें गणित को सीखना है, गणित को रटना नहीं है। और गणित में जो जादू बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं वो जादू भी नहीं दिखना है, क्योंकि रटने से और जादू देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक दो प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप गणित सीखेंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि सुपर टेट की परीक्षा में टोटल 20 प्रश्न आते हैं, यानी कि 20 नंबर आपको गणित देकर जाने वाला है। आप कितने भी कमजोर विद्यार्थी हों, कम से कम आपको 15 नंबर तो करना ही है, यानी कि 15 प्रश्न सॉल्व करके 15 नंबर तो लाना ही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुपर टेट पास करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है, मेरिट में नाम का आना आपकी बहादुरी का काम है। तो ये तब हो पाएगा जब 20 में से कम आप 15 नंबर अपने परीक्षा में करके आएंगे। और हमारा तीसरा जो उद्देश्य है कि जो आपके 20 प्रश्न मिलते हैं उनमें से कम 7 से 8 प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। अगर आप मौखिक सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में 1 या 2 लाइन में ही अपना आंसर निकाल लीजिए। ये हमारे 3 उद्देश्य हैं। और यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगले 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर लेंगे। 15 नंबर मिनिमम टारगेट रखिए और गणित में कुछ ना कुछ सीखना है। रोज कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, कुछ ना कुछ आपको हमेशा सीखने को ही मिलेगा। और मौखिक प्रश्न कैसे करना है या 1-2 लाइन में ही प्रश्नों का आंसर कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए एग्जाम कार्ड की बुक से अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं अपने 10 प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे और बहुत सारे विद्यार्थी इसको सॉल्व भी कर चुके होंगे। ऐसे प्रश्नों को हम x मानकर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस x को नहीं मानेंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग कुछ और करेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन कुछ नए तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करिए। x मानकर प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कोई राशि है यानी कोई संख्या, उसका 1/3 का जो मतलब होता है वो 1/3 होता है। 1/3 की जो वैल्यू दी गई है वो 42 दी गई है। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, यानी कि 1/4 क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर जो 1/3 है इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि जो पूरी गणित होती है वो 3 आधार स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला है भिन्न, ठीक है, यानी इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा होता है प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो अनुपात होता है, रेशियो। तो रेशियो मेथड होता है और परसेंटेज मेथड होता है और फ्रैक्शन मेथड होता है। ये 3 तरीके होते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के। लगभग जो आप अंकगणित पढ़ते हैं उसके 90% जो प्रश्न होते हैं वो इन्हीं तीनों तरीकों में से किसी ना किसी एक तरीके पर हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आप लगातार अगर साथ में बने रहेंगे तो इन तीनों तरीकों से कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है ये धीरे धीरे सीख लेंगे। अंकगणित में जो आपका बीजगणित वाला चैप्टर होता है और ज्यामिति वाला चैप्टर होता है, अगर उसे छोड़ दें तो अंकगणित में सारे प्रश्न, लगभग सारे प्रश्न इन 3 तरीकों से ही सॉल्व होते हैं। तो ये भिन्न वाला है, 1/3 यानी भिन्न है, तो यहाँ हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न का मेथड लगाएंगे। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। जब आप कक्षा 3 या 4 में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको 1/2 की वैल्यू समझाई जाती थी। 1/2 की वैल्यू मतलब होता है कोई चीज़ है उसके 2 टुकड़े कर दो, उसमें से 1 टुकड़ा आप ले लीजिए, तो वही हमारा 1/2 कहलाता है। यानी जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी टोटल कहलाती है, कुल जितने उसके पार्ट होते हैं। और ऊपर वाली संख्या जो होती है वो हम जिसकी बात कर रहे होते हैं या जितना लेते हैं वो हमारा कहलाता है। इसी प्रकार से 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यानी कि जो हमारे पास टोटल है वो 3 है, उसमें से 1 भाग की वैल्यू कितनी है, 42 है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 3 पार्ट हैं, उनमें से 1 पार्ट की वैल्यू 42 है।
तो अगर एक पार्ट एक भाग की वैल्यू 42 है तो हमारा जो टोटल है कुल है वो कितना हो जाएगा भैया 42 गुणे 3 हो जाएगा। बात समझ में रहे हैं? ये हमारा टोटल हो जाएगा, कुल हमारे पास कितना रुपया है, कितनी राशि है, ये हो जाएगा। अभी हम इसका गुणा नहीं कर रहे हैं। 42 गुणे, अच्छा चलो कर ही लेते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौके हो जाएगा 12। 126 रुपया हमारे पास टोटल है। ठीक, ये बात समझ में आया। अब आगे हमें निकालना है 1/4। 1/4 का क्या मतलब होता है, फिर यहाँ समझिए भैया। 1/4 का मतलब होता है कि जो हमारे पास रुपया है उसके 4 भाग करो। ये हमारा टोटल है। टोटल कितना रुपया हम निकाल चुके हैं, टोटल कितना रुपया 126 रुपया निकाल चुके हैं। उसके 4 भाग करो, उसमें से 1 भाग ले लो, वही हमारा 1/4 का मतलब होता है। यानी कि जो हमारे पास संख्या है उसके 4 भाग करिए, उसमें से 1 भाग ले लीजिए, वही 1/4 का मतलब होता है। तो टोटल हमारे पास 126 रुपया निकल आया है। इसको 4 भाग करने के लिए 4 से आप भाग कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 4 यहीं होगा 12 और 4 एकम 4 और फिर 4 पंचे 20, 31.5। इसका 1 भाग लेंगे तो 31.5 आएगा। 2 भाग लेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। 3 भाग लेंगे 3 गुणा करने पड़ेगा और 4 भाग लेंगे तो 4 गुणा करेंगे तो फिर हमारा 126 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमने 1/4 का क्या मतलब हुआ 4 भाग करिए, उसमें से 1 भाग ले लीजिए। तो जब 4 भाग करने के लिए 4 पार्ट बनाने के लिए 4 का यहाँ पर भाग देना होगा। 4 का भाग हमने दिया तो 31.5 आया। तो 1 भाग की जो वैल्यू है, 1 पार्ट की जो वैल्यू है 31.5 होगी, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको समझाने में ज़्यादा समय लगा है, लेकिन अगली बार से इस टाइप का जो भी संख्याओं से संबंधित प्रश्न आए तो उसमें बस आपको इतना करना है। कहने का मतलब हमने क्या किया था, ये आपका 42 में 3 का गुणा किया और फिर 4 का भाग किया। ये एक लाइन में लिख के बस इतना आंसर निकालना है। बाकी तो ये जो लिखा गया है ये सिर्फ समझाने में ही समय यहाँ पर लगा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर के प्रश्न पर। देखिए बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर 12 है, नीचे है 25। अब दशमलव में बदलना है तो 25 का भाग मत दीजिएगा। आपको पता है कि अगर नीचे वाली संख्याएं 10 हों अथवा नीचे वाली संख्याएं 100 हों अथवा नीचे वाली संख्याएं 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो, इस प्रकार हो, तो हम सिर्फ दशमलव बढ़ा देते हैं ऊपर। तो यहाँ पर भी नीचे हम लोग 100 बनाने की कोशिश करते हैं। 100 बनाने के लिए 4 का गुणा कर दीजिए तो 12 चौक हो गया 48 और यहाँ नीचे हो गया 25 चौके 100। 100 बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे जो है 4 का गुणा कर दिया है। हर में हमें 100 चाहिए। अब जब 100 आ जाएगा तो यहाँ 2 जीरो है। जब नीचे 2 जीरो होता है तो हमें पता है ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, यानी कि 0.48 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों वाला प्रश्न था, ये मौखिक प्रश्न है, इसमें थोड़ा दिमाग नहीं लगाना है। और ये जो अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है एग्जाम कार्ड, इसमें ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं दिए गए थे। पिछले प्रैक्टिस सेट में एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिला था, उसको भी जाकर आप सभी लोग देख लीजिएगा। और ये आसान बात है, अच्छी बात है कि हम लोग जो है पहले नॉर्मल प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अच्छे लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए गुणनखंड करना है और बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आप a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 27 का वर्ग नहीं होता, 27 का घन होता है। तो ये कोई फार्मूला लगाने का यहाँ पर सोचिएगा नहीं। तो गुणनखंड कैसे होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर x + 9y लिखा है, इसको भी हम 9y ऊपर वाली ये वाली संख्या है, इसको 9y बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। x² 12xy को लिखिए 9xy, ठीक है। और फिर इसमें बचा कितना 3, तो 3xy, यानी कि 12 जो xy था इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला 9xy + के 3xy, दोनों को जोड़ेंगे तो 12xy हो जाएगा। और चलो यहाँ लिख देते हैं नीचे 27y²। और नीचे कितना भैया, नीचे आपका है कितना x + के 9y, ठीक है। आगे देखिए, इन दोनों में शुरुआत का जो है इसमें क्या कॉमन रहेगा, x कॉमन रहेगा, तो x कॉमन लीजिए, यहाँ x बचेगा प्लस के यहाँ पर 9y बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए आखिरी वाले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है और y आ रहा है कॉमन, तो 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 3 3 का 9, 9y बचेगा। और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका x + के 9y है, ये है। अब देखिए
यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम लोग आंसर निकाल देते हैं। ये आपका पहला पद है, यहाँ से यहाँ तक पहला पद और यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा पद है। इस नीचे वाली संख्या का x प्लस वाई का जब पहले पद में भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, जब ये दूसरे पद में भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस के 3y बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भाग तो हमने दे दिया है। x प्लस 3y कहाँ है, विकल्प ए में है, तो पहला वाला जो विकल्प है वो सही है। या तो यहाँ पर x प्लस 9y आप कॉमन ले लेते तो भी ये कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आपको आपका आंसर दिखने लगे वहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक दूसरे से 12 अधिक अंक प्राप्त किया और उसके अंकों का योग 56 है। ठीक है, प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया। देखिए इसको हम लोग फिर x मान के तो करेंगे नहीं, x मानने वाला तरीका तो भूल जाइए, ठीक ना, वो बच्चों वाला मेथड आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि दो छात्र हैं, उन्होंने परीक्षा दी। जो पहला वाला छात्र है उसने दूसरे से 12 नंबर ज़्यादा लाया। ये पहली वाली कंडीशन जो है, पहले इसको लेकर चलते हैं। तो 12 नंबर ज़्यादा होना चाहिए। तो हम विकल्प को ध्यान से देखिए। 54 में से 42 घटाएंगे, 12 नंबर आ रहा ज़्यादा, ठीक है। 58 में से 46 घटाएंगे, 12 नंबर ज़्यादा आ रहा है, ये भी। 56 में से 44 घटाएंगे, ये भी 12 नंबर ज़्यादा आ रहा है। और 52 में से 40 घटाएंगे, 52 में से 40 घटाएंगे, ये भी 12 नंबर ज़्यादा आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर जो लिखा है कि दो छात्र हैं, उसमें से एक ने दूसरे से 12 नंबर अधिक लाया है। तो पहली वाली कंडीशन पे तो हमारा जो है चारों विकल्प हमारे सही हो सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। मान लो पहला लड़का बी है, दूसरा लड़का हमारा, पहला लड़का ए है, दूसरे छात्र बी हैं। तो उनके जो योग होगा, टोटल होगा, अंकों का योग होगा, वो हमारा ए प्लस बी होगा। तो दूसरी कंडीशन कह रहा है उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% है। यानी कि जो पहला बच्चा है उनके अंकों के योग, तो उनके अंक कितना है, ए प्लस बी जोड़ देंगे। उसका अगर 56% निकाल लें, उसका अगर 56% निकाल लें तो जो पहले वाला लड़का है उसके अंक के बराबर होंगे। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो उनके अंक यानी दोनों के अंकों को जोड़कर अगर उसका हम 56% निकाल लें तो उसके अंक, उसके मतलब जो पहले वाला लड़का है, पहले वाले लड़के के अंक के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब अब ये दूसरी कंडीशन के हिसाब से हम विकल्प के माध्यम से यहाँ पर इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक्स वाला मेथड यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ें, यहाँ पर हम लोग जोड़ें तो पहली कंडीशन, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर हम लेके चलें तो इसको अगर हम जोड़ें तो 4 2 हो जाएगा 6 और 5 4 9 हो जाएगा 96। 96 का अगर 56% निकालें तो आप देखिए क्या 54 आएगा। तो 96 का 56% मौखिक करिए, गुणा नहीं करना, गुणा करके मत देखिएगा। देखिए भैया ये 96 जो है 100 से कम है और 50% 100 से ज़्यादा है। तो यानी कि इसका कभी भी हमारा जो आंसर होगा वो 54 नहीं होगा। थोड़ा अंदाजा लगाइए कि अगर 100 होता, अगर यहाँ पर 100 होता, 100 का 56% निकालते, 100 का 56% निकालते तो हमारा 56 होता। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ 96 है यानी 100 से कम है और परसेंटेज में 100 से 50% से ज़्यादा निकालना है। तो 96 का जो आधा होगा उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से ये 54 तो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 58 और 46 को जोड़ेंगे और अंदाज़ा लगाना है, गुणा भाग नहीं करना है। अंदाज़ा लगाएंगे तो भी आपका ये 58% के बराबर नहीं होगा। इसको अच्छा कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, चलिए इसको समझा देते हैं। यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 मिलके हो जाएगा 14, 14 के 4 हासिल लगा 1 5 4 9 1 10, 104 आया। 104 का हमें कितना निकालना है, ये देखो परसेंटेज दिया है 56% निकालना है। तो 56% निकालने, ये पहली संख्या यानी कि जो पहली संख्या कितनी 58 उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका अगर आप 56% निकालेंगे तो कभी भी 58 के बराबर आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अंदाजा हम यहाँ पर गुणा, क्योंकि थोड़ा सा अगर गुणा भाग आप लोग करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन गुणा नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेंगे तो भी आपका ये 56 के बराबर नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 के बराबर नहीं आने वाला है। ये सी वाला विकल्प को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आसान विकल्प यहाँ पर दिख रहा है। ये सी वाला विकल्प को जो जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़िए, 6 और 4 हो जाएगा 10। ठीक है, हासिल 1 5 4 9 1 10 हो गया 100। 100 का अगर हमें कितना परसेंट निकालना है, 56%। 56% निकालें
तो कितना होगा भैया, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा भाई 56 आएगा। और यहाँ भी पहली संख्या कितने लिखी है, 56 ही लिखी है, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है जो हमने समझाया है, जिस तरीके से समझाया है वो तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व किया है, और जो कठिन कैलकुलेशन थी उसको नहीं किया है, उसमें सिर्फ अंदाजे से हमने ये कोशिश जानने की कोशिश की है। ये हमारा आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया उसको थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि गुणा भाग करते हैं तो 104 का अगर 50% करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो ये अगर आपने थोड़ा परसेंटेज पढ़ा होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हुए ये सारे चीज़ें करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप सीधे सीधे तरीके से x मान के भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस प्रश्न को हम लोग दोबारा से भी करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, 7 और 9 के स्थानीय मान निकालना है और फिर उनका अंतर निकालना है। तो 7 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो 3 0 आप लिख दो और फिर लिख दो 7। यही होता है 7 का स्थानीय मान। 9 का लिखना है तो 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके आगे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसकी 9 के आगे 2 अंक हैं तो 2 0 लिखो और फिर उसके पहले 9 लिख दो। अंतर निकालना है तो घटा दो, लो आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 बचा। कितना बच्चों वाला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं आगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रत्येक भुजा, देखो कितना आसान प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और a²। ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है और हमारा मान कितना दिया है, 4√3। यहाँ पर देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 का 3 गुणा होगा तो ये 4 के बगल में पहुंच जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 4 चौक 16। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर a आएगा, इधर कितना आएगा, 4 आएगा। a हमारी भुजा होती है और समबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। इस प्रकार से आपका आंसर कहाँ, 4, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बच्चों वाला प्रश्न था, आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो मौखिक प्रश्न है, इसमें कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। लंबाई चौड़ाई दिया गया है आयताकार खेत की, उसको आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई है 40, चौड़ाई है 30 और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। तो इसका गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और ये 2 0 कहाँ पर है भैया, कौन से विकल्प में, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यहीं पर गुणा कर दीजिए, लिखने की क्या जरूरत है, 4 3 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने आसान से प्रश्न मिलने वाले हैं। एक शहर की जनसंख्या जो है 8000 है, उसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अब प्रश्न तो बहुत ही बढ़िया है तो लेकिन इसमें हम लोग देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय ये जो जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या होती है इसको हम लोग मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होती है उसको हम लोग मिश्रधन मान लेते हैं। और मूलधन और मिश्रधन वाला जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये जनसंख्या वाले जितने सारे प्रश्न होते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से लगाए जाते हैं। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको मूलधन और मिश्रधन मान के जो आपका मिश्रधन वाला फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, वही आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज मेथड लगाएंगे। अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि पूरी जो अंकगणित है 3 चीज़ों पर टिकी हुई है। पहला फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, दूसरा रेशियो मेथड जिसको हम लोग अनुपात कहते हैं, और तीसरा होता है परसेंटेज मेथड जिसको हम लोग प्रतिशत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साधारण ब्याज नहीं लगाना, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना। देखिए पहले वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है, 5%। कोई भी चीज़ कितनी होती है भैया, 100% होती है। कोई भी चीज़ 100% होती है। ये जो मूलधन 8000 दिया गया है ये आपका 100% के बराबर है। तो कोई भी चीज़ 100% होती है, जब वो 5% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 105%। यहाँ पर अगर हम लोग प्रतिशत के निशान हटा दें तो 105 बटे हो जाएगा 100। यहाँ पर अगर हम लोग 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 21 बटे हो जाएगा 20, ठीक है। तो पहले साल कितना बढ़ेगा, 21/20। दूसरे साल क्योंकि 2 वर्ष का निकालना है तो दूसरे साल भी कितना बढ़ेगा, 21/20।
तो पहले साल हमारा बढ़ा 21/20, तो दूसरे साल भी 21/20 ही बढ़ेगा। इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ोतरी होती है। साधारण ब्याज में तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा डायरेक्ट गुणा नहीं होता है। ठीक है ना भैया। इसका जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का वर्ग आप सभी लोगों को पता ही होगा 441 होता है, और 20 का वर्ग कितना होता है भैया 400 होता है। यानी कि जो ये प्रतिशत आपको दिया गया है इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। फ्रैक्शन में 441 ऊपर है, नीचे कितना है 400 है। एक मिनट का थोड़ा समय दीजिए। हाँ, एक मिनट। देखो भैया, अब आपने क्या किया कि जो 5% 2 वर्ष में वृद्धि हो रही थी इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। एक वर्ष की जो वृद्धि निकाला आपने वो 21/20 निकाला, तो 2 वर्ष की दूसरे वाले साल की 21/20 ही रहेगा। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा बीच में गुणे का निशान होता है, तो पहले साल भी 21/20, दूसरे साल भी 21/20 गुणा करेंगे तो हमारा टोटल 441/400 आ जाएगा। तो नीचे वाली संख्या हमने अभी भी पहले भी बताया था टोटल होता है, ठीक है, जो हमारा मूलधन होता है। तो ये पहले वाली संख्या हमारा मूलधन है, जो बाद वाली ऊपर वाली संख्या होती है वो बाद वाली संख्या होती है। बाद वाली संख्या हमारा मिश्र धन कहलाती है, तो ये हमारा मिश्र धन है 441। ठीक है, अब जरा अपना बाहुबली मेथड लगाइए। बाहुबली मेथड में क्या होता है कि जो हमारा मूलधन दिया गया होता है उसे आप ऊपर लिखते हैं। भैया लिख दिया। मूलधन में जो अनुपात होता है अथवा प्रतिशत होता है अथवा भिन्न होता है, हमने कहा 3 चीजें ध्यान रखिएगा, तीनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे अनुपात की वैल्यू दी गई हो, चाहे भिन्न में वैल्यू दी गई हो, और चाहे प्रतिशत में वैल्यू दी गई है, तीनों हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है ये भिन्न की वैल्यू है, तो पहले हमने 8000 ऊपर लिखा, इसकी जो भिन्न में वैल्यू है उसको नीचे लिखो। तो भिन्न की वैल्यू कितनी है 400, साफ साफ लिखाना भैया, ऊपर मिश्र धन नीचे मूलधन। ये कैसे होता है ये आपको पता है, ठीक है। कि जब हम इसको निकालते हैं तो प्रारंभिक संख्या हमारी मूलधन कहलाती है। यहाँ पर जनसंख्या की बात हो रही है, बार बार हम मूलधन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। ऊपर वाला मिश्र धन होता है, जो बाद वाली जनसंख्या होती है उसे हम लोग मिश्र धन के बराबर मानते हैं। जो निकालना होता है उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला मेथड आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में इसका इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। फिर से समझा देते हैं, जो लोग नए हैं उनको समझा देते हैं। सबसे पहले भैया ये 8000 आप लिख लिए, 8000 लिख लिया। ये क्या है, ये हमारी प्रारंभिक जनसंख्या है। प्रारंभिक जनसंख्या क्या होती है उसको हम लोग मूलधन मान सकते हैं। तो मूलधन की फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू है, फ्रैक्शन में वैल्यू यहाँ पर दी गई है 400, तो जो इसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी उसको नीचे लिखेंगे। अब गुणा करना है, गुणा किससे करना है, जो हमें निकालना है। निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है, और मिश्रधन की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी है 441। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 दूनी हो जाएगा 8, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो आंसर कहाँ पर है, आंसर आपका सी में दिख रहा है साफ साफ। तो अब आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, ये जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया है, और क्या आप इसको फार्मूले से लगाना आपके लिए ज़्यादा आसान होता या फिर इस तरीके से लगाना आपको ज़्यादा आसान होता। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग तो ये भ्रमित होते हैं कि हम काहे को नई चीज़ सीखें। तो भैया नई चीज़ नहीं सीखेंगे तो आप गणित में एक्सपर्ट कैसे बनेंगे। 3 से 4 महीने 5 महीने का समय है आपके पास, गणित में आप एक्सपर्ट बन जाइए, ठीक है ना। तो ये नई चीज़ें आपको सीखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर के प्रश्न पर। ठीक, इसमें आपको भी एक नया तरीका समझा देते हैं। चलिए बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं। मान लेते हैं हमारी 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, और ऐसे प्रश्नों में आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। ये 3 संख्याओं का योग 134 है, इसको अभी हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं। यदि दूसरी से पहली का अनुपात 3:4 है, तो ये दूसरी से पहली का अनुपात ये घुमा के लिखा गया है। इसका मतलब होता है पहले और दूसरे में 3:4 का अनुपात है। पहला 3 है और बी वाला हमारा दूसरा है, तो 3:4। तो इस प्रकार से लिखने के बाद उसके नीचे
3:4 आप लिख लेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यदि दूसरी से पहली का अनुपात, इसका मतलब है कि पहले का दूसरे से अनुपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे से दूसरी का अनुपात, तीसरे से दूसरी का अनुपात मतलब पहले आप दूसरी संख्या लिखिए फिर तीसरी संख्या लिखिए। दूसरी संख्या कितना है b, तो अब यहाँ पर इसी के आगे नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे b और इसके जस्ट सामने लिखेंगे 8। हम यहाँ पर आपको a:b:c निकालना समझा रहे हैं और कैसे निकाला जाता है ये बता रहे हैं। तो इसमें क्या करिए, पहले a:b:c लिख लीजिए, फिर जो अनुपात a और b का दिया गया है उसको लिख लीजिए 3:4, फिर नीचे की लाइन में जो अनुपात आपका b और c का दिया है उसको आप b और c का अनुपात लिख लीजिए और फिर ऐसी आप लाइन खींच लीजिए, ऐसी आप लाइन खींच लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान है, ये वाला खाली स्थान है, c के नीचे वाला ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला खाली स्थान है, 2 खाली स्थान है। तो 2 खाली स्थान में क्या भरना है, देखिए इसके बगल वाली संख्या आप भर दीजिए। तो 4 के बगल खाली स्थान था तो वहाँ हमने 4 भर दिया। यहाँ देखिए 5 के बगल खाली स्थान था तो यहाँ पर हमने 5 भर दिया। बात आपको समझ में आया? खाली स्थान भरना है, जो ये वाला जगह और ये वाली जगह हमारी खाली थी तो उसमें भरना क्या है, तो बगल वाली संख्या भर देना। ठीक ना, 4 के बगल यहाँ खाली स्थान था 4 भर दिया, 5 के बगल खाली स्थान था 5 भर दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, c वाला c में, b वाला b में, a वाला a में। तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 का 4 में, 5 × 20, 8 का 4 में, 8 × 32। तो ये हमारा a:b:c निकल आया है 15, 20 और 32। ठीक है, तो अनुपातों को अगर हम जोड़ दें, अनुपातित योगों को जोड़ दें तो कितना होगा, 50, 60, 57, 67। अनुपातों का योग कितना हो रहा भैया, 67। अब फिर अपना बाहुबली मेथड लगाते हैं। 3 संख्याओं का योग कितना भैया, कहाँ पर लिखें, कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं। 3 संख्याओं का योग 134 है, लेकिन हमारे हिसाब से अनुपात का योग कितना रहा है, अनुपात का योग 67 आ रहा है। तो 134 किसके बराबर है, अनुपातित योग के बराबर है। निकालना क्या है, जो निकालना होगा उसका गुणा करेंगे। निकालना क्या है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 20 है, इसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। पहले 134 लिख लीजिए। 134 क्या है, संख्याओं का योग है। ठीक है, 134 क्या है, संख्याओं का योग है, लेकिन अनुपात में संख्याओं का योग कितना है, 67 है। तो 134 के नीचे क्या लिखेंगे, 67 लिखेंगे। गुणा क्या करना होता है, जो हमें निकालना होता है। निकालना क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 20। 20 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 बार कैंसिल आउट होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज और नई सीख लीजिए, आपका आंसर आ गया है। एक नई और चीज सीख लीजिए कि आपने a:b निकालने का ये वाला तरीका तो पढ़ लिया, एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको भी आप जान लीजिए। यानी कि 15, 20 और 32 ही, 15:20:32 ही हमारा आएगा, लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको भी जान लीजिए। आप जो भी तरीका आसान लगे उससे आप प्रश्न को सॉल्व करिए। यहाँ पर जो आपको a:b:c निकालना है, तो पहला अनुपात दिया है कितना, 3:4, ये पहला वाला दिया है। दूसरा अनुपात कितना दिया है, उसके बगल में लिख लीजिए 4:8। अच्छा, अनुपात को भिन्न में भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भिन्न में लिखा है। पहले अनुपात 3:4 को 3/4 लिख दिया, दूसरा अनुपात 5:8 को 5/8 लिख दिया। अब अगर आपको a का मान निकालना है तो इसका गुणा कर दीजिए, 5×3 = 15, देखिए 15 आ जाएगा ना। ठीक है, अगर b का मान निकालना हो तो इस प्रकार से 3 गुणा कर दीजिए, 5×4 = 20, देखिए 20 आ गया। अगर c का मान निकालना है तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 8×4 = 32, देखिए 32 आ गया। ठीक है, तो ये अनुपात निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक और मेथड होता है, लेकिन उसको फिर कभी बताएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप खाली स्थान भरने वाला जो तरीका है उस तरीके से भी a:b:c निकाल सकते हैं, अथवा भिन्न में लिख के और ये गुणा करके भी आप जो है अनुपात अपना निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके हमने यहाँ पर सीखे हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगें उसको नोट करते रहिए। बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका मौखिक आंसर आपको देना है, और 4 दूनी 8 और 30 8 38 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा चलिए अब समझते हैं। ये ऐसे प्रश्न आपको मौखिक ही आंसर देना है परीक्षा में। अब समझाने में भले ही 3-4 मिनट लगे, लेकिन मौखिक ही देना है। पहले इस प्रश्न को आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले हम कुछ और करते हैं, कुछ नई चीज़ समझाते हैं। मान लीजिए 5 दोस्त हैं, मान लीजिए 5 दोस्त हैं, उनका जो माध्य है या औसत है 10-10 है, यानी कि सबके पास 10-10 रुपया है, ऐसा मान लेते हैं। तो पहले के पास 10 रुपया, दूसरे के पास 10 रुपया, तीसरे के पास
चौथे के पास और पांचवें, सबके पास 10 रुपया है। तो अगर आपको प्रश्न में लिखा हो कि 5 दोस्त हैं उनका औसत 10 है, अथवा लिखा हो 5 मित्र हैं उनका जो माध्य 10 है, इसका मतलब होता है सबके पास 10-10 रुपया है। ठीक है, औसत का और माध्य का यही मतलब होता है कि जो भी रुपया है वो सबके पास बराबर बराबर है। ठीक है, अब यहां से आपको कहा जाए कि जो पांचवा वाला मित्र था ये चला गया, तो पांचवा वाला मित्र जब जाए, अगर आपसे कहा जाए कि पांचवा मित्र चला गया और जाने से जो औसत है अथवा माध्य है वो कितना हो गया, 8 हो गया। पहले आपसे कहा गया कि 5 मित्र हैं उनका माध्य अथवा औसत जो है 10 है, यानी सबके पास 10-10 रुपया है। दूसरी बार में कहा गया कि एक मित्र चला गया और अब जो सबका माध्य है अथवा सबका औसत है वो कितना हो गया, 8 रुपया हो गया है। ये औसत हम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी किसी प्रश्न में आपको यहाँ पर औसत लिखा रहेगा, ठीक है, और किसी प्रश्न में यहाँ पर माध्य लिखा रहेगा, तो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इसलिए हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया कि अब भैया सबका जो औसत है अथवा माध्य 8 रुपया है, यानी कि जो 4 लोग बचे हैं सबके पास 8 रुपया है, और ये जो गया है ये कितना रुपया लेके गया है, 10 रुपया लेके गया है। तो इसके कहने का मतलब है जो 4 लोग बचे हैं सब में से देखिए ध्यान से 2-2 रुपया कम हो गया है, तो 4 लोगों में से 2-2 रुपया कम हो गया है, कुल मिला के 8 रुपया कम हो गया है। यही तो हुआ ना कहने का मतलब। तो 8 रुपया कम कैसे हुआ, अपने मर्जी से तो कम हो नहीं जाएगा। ये जो भैया जो गया है ना ये सबका रुपया चुरा के ले गया, तो 10 रुपया तो अपना लेकर ही गया और सब में से 2-2 रुपया निकाल के ले गया, यानी 8 रुपया निकाल के ले गया। तो कुल मिला के कितना रुपया ले गए, 18 रुपया ले गया। तो जो पांचवी संख्या है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 18 रहेगी। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई है? अगर आई है तो इसका आपको मौखिक ही आंसर देना है। अब ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 20 है, 5 संख्याओं का माध्य 30 है। इसका मतलब सबके पास 30 रुपया है। जो हम बोल रहे हैं बस उसको ध्यान से समझिए। 5 संख्याओं का माध्य 30 है, यानी सबके पास 30 रुपया है। यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो एक संख्या हटाएंगे तो हमारी स्वाभाविक सी बात 30 हटेगा, ठीक है, तो उनका माध्य 28 हो जाता है। अरे भैया पहले तो सबके पास 30 था, अब 28 कैसे हो गया? 28 इसलिए हुआ कि जो गया है, जो हटा है, वो सब में से कुछ थोड़ा लेकर गया है। कितना लेके गया है? पहले 30 थे, अब 28 हो गए, तो लेकर कितना गया? सब में से 2-2 लेके गया है। और कितने लोगों का 2-2 लेके गया है? 4 लोगों का 2-2 लेके गया है, क्योंकि 4 लोगों का ही तो कम हुआ है। 4 लोगों का 2-2 ये लेकर चला गया, तभी तो सबका 2-2 कम हो गया, 28 हो गया, 30 से 28 पे आ गए। तो 4 लोगों का जब 2 ले गया तो यानी कि 8 ये लेकर चला गया, 30 उसके पास पहले से था, 8 ये लेके गया है, तो कुल कितना लेके गया है? 30 + 8 बराबर 38 ये लेकर गया है। बात समझ में आ रहा? इस प्रकार से 38 हमारा आंसर रहेगा। तो जो हटाई गई संख्या होगी वो हमारी 38 होगी। ठीक, अगर वो 30 लेकर जाता, अपने जो उसके पास था जितना 30 था, 30 ही लेके जाता, तो इस माध्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी 30 रहता, अभी भी 30 रहे, पहले 5 संख्याएं हैं या 4 संख्याएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 4 संख्याएं थी उनमें से भी 2 लेकर गया है, तो इस प्रकार से 4 संख्याओं में से 2 लेकर गया है, तो कुल मिला के 8 लेकर गया है। तो अपना 30 तो ले ही गया और सब में से 8 भी निकाल के ले गया, तो कुल मिला के वो 38 ले गया, यानी कि जो हटाई गई संख्या थी वो 38 थी। तो व्यवहारिक भाषा में बिल्कुल इसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। आपके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस सेट के बारे में दिया गया है कि 100 रुपये में 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट, उसको आप सभी लोग जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मार्केट में कोई बुक खरीदने जाते हैं तो वो आपको लगभग 150 रुपये की पड़ती है। 150 रुपये में आपको 15 प्रैक्टिस सेट अथवा 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, यानी कि 15-20 प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आपको 150 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 1,500-2 हज़ार रुपया खर्च करेंगे तो कहीं जाकर आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त होंगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही नाममात्र की कीमत पर दिया जा रहा है। आप इसका फ़ायदा जरूर उठाइएगा और प्रैक्टिस सेट को जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है, इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपने आज के लेक्चर में कुछ सीखा है अथवा नहीं सीखा है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।